हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के नॉलेज में। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आज हम आपको बताएं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तथा इसका ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा उत्पन्न समस्याएं क्या क्या है, एवं ग्रीन हाउस प्रभाव समस्या को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले कि आप वीडियो स्टार्ट करें, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है, तो उसको इस तरह से समझिए कि ग्रीन हाउस का मतलब होता है हरित घर। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा पौधा घर होता है जो ऐसे कांच या पारदर्शी वस्तु से निर्मित होती है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन इस पौधे घर की परावर्तन रोधी दीवारों के कारण सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती। परिणाम स्वरूप पौधा घर या हरित घर का तापमान बाहरी वातावरण का तापमान से अधिक हो जाता है, और इस तरह ठंडे प्रदेश में स्थित हरित घरों में अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली फसलों या सब्जियों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा ठंडे प्रदेश के इलाके हैं उसमें सब्जियों एवं फसलों का उत्पादन करने के लिए एक ऐसा घर बनाया जाता है जो कांच या पारदर्शी वस्तुओं से निर्मित होती है, जिसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें उस पारदर्शी दीवार के कारण उस घर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन वो जो कांच होता है उसका जो दीवार होता है कि परावर्तन रोधी होते हैं, उससे अंदर तो चल जाता है सूर्य की किरणें, लेकिन वापस बाहर परावर्तन होकर नहीं लौट पाता। इससे क्या होता है कि उस घर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है ठंडे प्रदेश में फसलों की एवं सब्जियों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। और यही कारण हमारा पृथ्वी पर भी होता है, यही चीज़ हमारे पृथ्वी के साथ भी होता है। वर्तमान में बढ़ते वायु प्रदूषण से वायुमंडल में ऊष्मा अवरोधी गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन आदि की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि होती जा रही है, जिससे हमारी पृथ्वी भी एक हरित घर यानी ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करने लगी है। उपयुक्त गैसों में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, ये जो 3-4 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन गैस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है। पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती है उसके लिए पारदर्शी का काम करता है। पारदर्शित होने वाले सूर्य की किरणें कुछ मात्रा में पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की किरणें के लिए पारदर्शित होता है, लेकिन भू सतह से प्रवर्तित होने वाले सूर्य की विकिरण कुछ मात्रा को अपने अंदर सोख लेती है, जिससे वायुमंडल की निचली परत में ताप का परिवर्तन अंतरिक्ष में नहीं हो पाता। इस प्रकार तापीय ऊर्जा वायुमंडल में कैद हो जाती है और पृथ्वी की औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसको सिंपल वर्ड में इस तरह समझिए कि जो हमारा जैसे कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी की जो वायुमंडल में स्थित तुम्हारा कुछ महत्वपूर्ण गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन गैस, ये सब क्या करता है, पारदर्शी का काम करता है, यानी सूर्य किरणें को अपने अंदर से पास होकर पृथ्वी की सतह पर आने दे देता है। लेकिन जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में जाने लगता है सूर्य की किरणें, तो क्या करता है कि उसको कुछ विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उसे वापस नहीं जाने देता अंतरिक्ष में। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर क्योंकि सूर्य विकिरण जो पृथ्वी से बाहर नहीं जाने के कारण, वायुमंडल से बाहर नहीं जाने के कारण, पृथ्वी की सतह पर के जो आसपास की पृथ्वी जो सतह का है उसमें तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। और इस वृद्धि होने के कारण क्या करते हैं वहाँ पर, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो धरातलीय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। क्या होता है कि धरातलीय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। सिंपल वर्ड में था। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हैं, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम तथा कोयले को बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की मात्रा में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है।
क्या होता है कि पृथ्वी पर हम लोग आजकल बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम तथा कोयले की मात्रा को बहुत प्रतिवर्ष लगातार हम बहुत अधिक मात्रा में जला रहे हैं, जिससे हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही। और अभी हम आपको बताएं कि ग्रीन हाउस उत्पन्न होने का प्रमुख जिम्मेदार गैस अगर कोई है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नंबर 2 में वन विनाश तथा ग्रीन हाउस प्रभाव में घनिष्ठ संबंध है। वनों के काटने से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। जो वन का विनाश है और ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है। वो कैसे है कि अगर वन का विनाश, जिस तरह से आज हम लोग वन का विनाश कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग आज वनों की कटाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, एक इसका और ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों के बीच का सीधा संबंध है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, अगर वन की मात्रा कम होती जा रही है तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। अगर वन की मात्रा बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जो पेड़ पौधा जो हमारा वन है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑक्सीजन में बदल देता है। लेकिन अगर पेड़ पौधा ही कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑक्सीजन में बदलेगा। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारी पृथ्वी पर लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। नंबर 3 में कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन गैस का बढ़ता उत्सर्जन ग्रीन हाउस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसीलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में सहयोग करता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मीथेन गैस आते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात आती है ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा उत्पन्न समस्याएं। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही, वो चीज़ को जानते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा उत्पन्न समस्याएं विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या हैं। ग्रीन हाउस जो प्रभाव हो सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर देश यानी किसी एक देश में नहीं या किसी एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसीलिए क्या है, पूरा विश्व का एक समस्या है। पर ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा उत्पन्न जो प्रमुख समस्या है उसमें 2 समस्या सबसे प्रमुख है। पहला जलवायु परिवर्तन और दूसरा बदलता मौसम तथा प्राकृतिक आपदाएं। नंबर 1 में जानते हैं हम लोग कि जलवायु परिवर्तन क्या है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा उत्पन्न समस्या में जलवायु परिवर्तन किस तरह से होता है। तो वैज्ञानिकों का मत है कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो मौसम परिवर्तन लगभग 1.5 लाख वर्षों में होना चाहिए वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण 50 वर्षों में हो जाएगा। मानव उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवधि में पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों के कुछ वर्षों में अनुभव किया गया, जो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन की प्रथम गंभीर चेतावनी मानी जानी चाहिए। वैज्ञानिकों को यह मानना है कि जो प्राकृतिक का नियम है उसके अनुसार मौसम में 1.5 लाख वर्षों में मौसम में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वह परिवर्तन सिर्फ 50 वर्षों में हो जाएगा। समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होगी। जो हमारा 20वीं शताब्दी का जो 2 दशक था उसमें सबसे ज़्यादा तापमान में वृद्धि हुआ है, सबसे ज़्यादा तापमान में वृद्धि हुआ है। इससे इस बात जो गंभीर चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या सामने उभर कर आएगी। जलवायु परिवर्तन द्वारा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से अगले कुछ दशकों में पृथ्वी के हिमनद यानी बर्फ का पहाड़ का एक बड़ा भाग पिघल जाएगा, जिससे सागरीय जल यानी महासागर का जो जल है उसमें वृद्धि होगी तथा सागरीय तल यानी महासागरीय तट यानी जो हमारा समुद्र के किनारे जो तट है, तट में वृद्धि हो समुद्री जो महासागर का जल है उसमें वृद्धि होने से सागरीय तटों के समीपवर्ती भूभाग जलमग्न हो जाएगा। यानी जो तुम्हारा महासागर तट के किनारे जो तुम्हारा भाग है यानी स्थल है वो सब क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। साथ ही समुद्री तटों के समीप रहने वाले जनसंख्या को वहाँ से हटना होगा। जलवायु परिवर्तन के द्वारा क्या होगा कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है
और तापमान बढ़ने से जो हमारा बर्फ़ का जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है वो सब क्या और धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहा है। और जब ये बर्फ़ के पहाड़ पहाड़ पिघलेंगे तो एक बहुत बड़ी जल की मात्रा जो समुद्र में महासागर है उसमें धीरे धीरे जल की मात्रा बढ़ेगी। इससे क्या हुआ कि समुद्र का तो जो हमारा महासागर है उसके तट के किनारे जो आसपास का ज़मीन है वो सब जलमग्न हो जाएगा। और साथ में उसके आसपास जो हमारा शहर है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ जो आबादी बहुत बड़ी आबादी रह रही है उन लोग को वहाँ से हटना होगा, क्योंकि वो सब सारे क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से कहीं भयंकर सूखा तो कहीं भयंकर बाढ़ का प्रकोप होगा। साथ ही पृथ्वी का एक बड़ा भाग तापमान बढ़ने के कारण मानव के रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। जो तुम्हारा जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ़ तो पिघलेगा ही, बर्फ़ तो पिघलेगा। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी किसी क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ेगा तो कहीं कहीं भयानक बाढ़ आएगा। किसी किसी पृथ्वी का कोई कोई ऐसा भाग हो जाएगा जहाँ तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि वहाँ के मानव को निवास करने के योग्य नहीं रह जाएगा। ये तुम्हारा था नंबर 1 समस्या। आपको बता दें जलवायु परिवर्तन होने से ये समस्या आएंगे। दूसरा जो हमारा समस्या है नंबर 2 है बदलता मौसम तथा प्राकृतिक आपदाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से विश्व भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट नामक एजेंसी के अनुसार मौसम की बदलती प्रवृत्ति से विश्व भर में 970 अरब रुपए की हानि प्रति वर्ष होती है। एक हमारा एक संस्था है, एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है इससे हमारा दुनिया भर में 970 अरब रुपए की हानि प्रति वर्ष होती है। समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी धनराशि की हानि सिर्फ हरित ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रति वर्ष होता है। प्राकृतिक वातावरण में लगातार परिवर्तन होने से पशु पंछी और पेड़ पौधे की 50 से 80% प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। प्रमुख रूप से भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में इसका असर भारी वर्षा तथा वनों के समाप्त होने के कारण पड़ा है। विश्व परिदृश्य यानी पूरा विश्व में देखा जाए तो बदलता मौसम का असर सर्वाधिक अब तक 40 वर्षों में गर्मी ज़्यादा रही है। यानी बदलते मौसम कारण अभी तक 1980 से लेकर अभी तक 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्मी रही है। पिछले 20 वर्षों में तूफान, ओलावृष्टि और बाढ़ आने का क्रम तेज़ी से बढ़ा है। इकोलॉजिक रिपोर्ट के अनुसार एशिया महादेश से इस पर खतरा पिछले वर्षों में बढ़ गया है। भारत में लू में सर्वाधिक मौतें, भारत जो हमारा देश भारत है उसमें लू से सर्वाधिक मौतें हुई है। इंडोनेशिया में जंगलों में आग लगना, चीन में बाढ़ की व्यापक समस्याएं और मलेशिया में कोका और रबड़ की फसल की तबाही, इससे इसका संकेत मिलता है। मौसम में परिवर्तन होने से क्या हुआ कि हमारा 50 से 80% पेड़ पौधे एवं पंछियों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। 20 वर्षों में तूफान, ओलावृष्टि और बाढ़ आने का क्रम में तेज़ी से बढ़ रहा है। इकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा एशिया जो हमारा महाद्वीप है इसमें खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसी कारण भारत में लू में देखा जाए तो सर्वाधिक मौतें हुई है। इंडोनेशिया में जंगलों में आग लगने की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। चीन में बाढ़ ज़्यादा आ रहा है। तो इन मलेशिया में रबड़ की फसलें सर्वाधिक तबाह हुई है। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ने और प्राकृतिक असंतुलन के कारण अब कार्बन के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। यानी जो हमारा जो पृथ्वी पर जिस तरह से तापमान और प्राकृतिक असंतुलन जो बढ़ रहा है इसके कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है इसकी जगह दूसरा विकल्प खोजने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर की निगमित और वाहन कंपनियों ने अपने यहाँ स्थापित कार्बन आधारित इकाइयों ने कार्बन आधारित जो उनकी कंपनियां थी, जो कार्बन आधारित जो उनकी फैक्ट्रियां थे को हाइड्रोजन आधारित इकाइयों में बदलना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की मात्रा में कमी आएगी। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए विश्व की जो दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी वाहन कंपनियां उन्होंने क्या किया है, उनके पास जो पहले कार्बन आधारित इकाइयाँ थी, यानी कार्बन आधारित जो फैक्ट्रियाँ चलती थी उसको हाइड्रोजन आधारित बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में कमी आएगा। मौसम के बदलाव पर 1997 में 1997 में क्योटो में हुए सम्मेलन में कार्बन को कम करने का आह्वान किया गया था। पर्यावरण की देखरेख के लिए ग्लोबल क्लाइमेट
कोएलिशन ग्लोबल क्लाइमेट कोलिएशन GCC नामक एक संस्था की स्थापना की गई है जिसका काम है कि दुनिया भर में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। इस तरह से आपको हम बता दें कि हरित ग्रहण यानी तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। इससे क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर तापमान की मात्रा में वृद्धि होती है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें आपको बता दिया कि इसमें जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और साथ ही इसमें मौसम बदलता है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है। इसके साथ आपको बता दिया कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ये सब आपको जो बता दिए सब बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, बहुत ही मस्त टॉपिक था। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।